उसकी अदम मौजूदगी में उससे हिजर का अंधिया हँस देना आसान था। उसकी मौजूदगी में उसकी सब आँखों के सामने खुद पे पन बाँधना मुश्किल था। कौन था ये शख्स? क्या पढ़कर फूंक रहा था? कैसी अनदेखी जंजीरें थीं जो सीनियर हाकिम को उससे नत्थी कर रही थीं? वो 12 मज़ामीन पे अबू रखती थी। मुल्की और गैर मुल्की करंट अफेयर्स उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं थे। मगर ये सामने खड़ा शख्स, ये कैसे उसे बेबस कर रहा था? ये उसके दिल से क्यों जुड़ा हुआ था? ये जवाब मुश्किल था। फ़ोन की चिंगारती आवाज़ पे वो होश में आई। मेहदी गंभीर मोबाइल कान से लगाए हुए था। वो उसे ब्लॉक कर चुकी थी। फिर वो कैसे कॉल कर रहा था? गायब दिमागी से वो अंदर गई। शेज़ल की मोबाइल पे मेहदी की कॉल आ रही थी। वो मोबाइल कान से लगाए बाहर आई। धुंध से भरे गली में अब हल्की हल्की बारिश दोबारा शुरू हो गई थी। आप कब वापस आए? वो वापस बैल्कनी में आकर खड़ी हुई। हल्की बौछार उसके चेहरे पे पड़ने लगी। आज, बल्कि सीधा एयरपोर्ट से यहाँ आ रहा हूँ। आपने तो अभी कुछ वक्त वहीं रहना था ना? वो खुद पे पन नहीं बिठा सकी। मेरी गंभीर के सामने सारे फिल्टर्स उतर जाते थे। क्या कोई मसला हो गया था? सब ठीक था। बौछार में भीगता मर्द धीरे से बोला। नसें बैल्कनी में खड़ी लड़की पे जमी रही। बस दुनिया से सुकून एकदम रुखसत हो गया था, इससे चला आया। और यहाँ क्या है? मेरी चंद लम्हे खामोशी से उसे देखता रहा, फिर बेहद मदम लहजे में बेहद आहिस्तगी से बोला। यहाँ सुकून है, ढेर सारा सुकून। ऐसा सुकून सारी दुनिया में नहीं है। कहते हुए वो मुस्कुराया। मुझे आज पता चला है, दुनिया तो बहुत ओवररेटेड है। सुकून तो सारा यहाँ है, इस शहर में। उसे देखकर उसी के लिए कह रहा था। इतना तो जीनिया जान गई थी। उसके इन अल्फाज पे वो जैसे चौंक कर होश में आई। उसे ये सब नहीं कहना चाहिए। उसे इस वक्त यहाँ नहीं होना चाहिए। आपको इस वक्त यहाँ नहीं होना चाहिए। मैं मौसवी गुफ्तगू नहीं बनना चाहती, वो बेखानगी से बोली। मेरी ने उसकी बात को हवा में उड़ाया। तुमने मुझे अब तक अनब्लॉक नहीं किया। वो 1 माह बाद वापस आया था। वैसा ही हशाश वशाश, वैसा ही बेफिक्र। मैंने तुम्हें अपने नए इंस्टाग्राम अकाउंट से मैसेज भी किया था, तुमने देखा ही नहीं। वो जूतों की कैंची बनाए गाड़ी से टेक लगाए खड़ा था। गर्दन उठाए वो बैल्कनी में खड़ी लड़की को देख रहा था। ये हिस्सा हॉस्टल की दाएं जानिब था। सिक्योरिटी गार्ड्स यहाँ से फासले पे थे। हमारी आखिरी मुलाकात इतनी खुशगवार नहीं थी कि मैं आपको कॉल्स करती रही या फिर आपकी टेक्स्ट का जवाब दूं। मुरवत भी कोई चीज़ होती है। मुझे मुरवतें निभानी नहीं आती। सर्द मेहरी बढ़ती गई। तुम ठीक हो? मेरी आंखें सुखेड़ी उसे देखने लगा। यहाँ से उसकी आंखें देखना मुश्किल था। बारिश उसका मंजर धुंधला कर रही थी या कोई बदगुमानी। अगर मैं ठीक हूँ तो ये आपका मसला नहीं, अगर नहीं हूँ तो ये भी आपका मसला नहीं। मैं तुमसे मिलने आया था यार। वो उसे ये नहीं बता सका कि अपने शेड्यूल पे लानत भेजकर, होटल की बुकिंग के पैसे भाड़ में झोंक कर, अपने शो कैंसिल करके, हर प्लान हर रौनक पे लानत भेजकर वो घर वापस आया था। वो घर जिसे 2 गली पार उसे वो औरत मिलती थी जो उसे घर जैसा एहसास देती थी। क्यों आए हैं? लाताल की हनूस कायम रही। तुमसे मिलने, और तुम्हारे लिए आने का परमिट है मेरे पास। वो बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है। यानी तुम अपने फैसले पर कायम हो? उसके लबों को एक जख्मी मुस्कुराहट ने छुआ। जीनिया की सर्द मेहरी में अलबत्ता कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसकी आंखें जैसे मेरी को पहचानती ही ना हो। मेरी के लिए ये सब देखना मुश्किल हुआ। मुझे नहीं लगता मुझे मेरे फैसले पे नज़रसानी करने की कोई ज़रूरत या कोई वजह थी। हमारे दरमियान यही तय हुआ था। हर बार जुबान से तय नहीं होती सरकार। मेरे लिए हर बात जुबान से ही तय होती है। और दिल? बारिश उससे भिगो रही थी। सर्द हवाएं उसे ठठरने पर मजबूर कर रही थीं। मगर वो इस यक तासुर से जख्मी हो रहा था जो सड़की के लहजे में था। सीने एहसाया मुस्कुराई। दिल क्या है? जिस्म को खून पहुंचाने वाला एक अज़ू। मैं उसे सर नहीं चढ़ाती। मेरी खामोश रहा। सारा जोश झाग की तरह बैठ गया था। घर के दरवाजे पे जैसे हारदार तारें लग गई थीं। वो अंदर दाखिल होता था तो जिस्म जख्मी होने लगता था। वो इस कलील से वक्त में उससे इतना दूर कैसे चली गई थी? मैं तुम्हारे लिए वापस आया हूँ। उसे एक एक लफ्ज़ ठहर ठहर कर अदा किया। सीनिया का दिल उसके हर हर लफ्ज़ पे थमा था। मगर उससे तासुरात को पिघलने की इजाज़त नहीं थी। आप अपनी मोहब्बत के पास गए थे, फिर मेरे लिए आने की क्या ज़रूरत थी? हमारे दरमियान ऐसा क्या है जो आप मेरे लिए आए? तुम मुझसे नाराज हो? किसी ने तुमसे कुछ कहा है? मेरी ये जरूरत, और आपसे क्यों नाराज़ होना है मुझे? आप हैं कौन? ये सीनिया दोबारा से धुंधला पर्दा बन गई थी।
जिसके पार कोई कुछ ना देख सके। तुम मेरे लिए अहम हो। वो चेहरे पे ठहरी नमी को साफ करते हुए बोला, बिल्कुल उसी तरह जैसे शनाया अहम है। वो तड़क कर बोली, आपके लिए बहुत सी औरतें अहम हैं कमबीर साहब। आपका साथ बहुत सी औरतों को मैसर है और बहुत सी औरतों पे आपकी नजरें इल्तफात हैं। जीनिया हाकिम किस नंबर पे आती है, किसी को क्या मालूम। ये सारी बकवास किस बारे में है, बताना पसंद करोगी? वो सारी मुरव्वत बलाए ताक रखते हुए दृष्टि से बोला, ये लहजा कबीर महल के मुलाजमों के लिए संभाल कर रखे। जीनिया हाकिम से बात करते हुए अदब याद रखा करे। वो तलिए टो टो अंदाज में कहकर फ़ोन बंद कर चुकी थी। मेहदी मुताज्जिब नजरों से बैल्कोनी में देखता रहा। वो उस ठंडी ग्रिल से हाथ हटाते हुए अंदर की जाने पड़ गई थी, यूं जैसे वो मेहदी की ज़िंदगी से भी रुखसत हुई हो। मेहदी अपनी जगह खड़े खड़े साकित हुआ। ये वो जीनिया नहीं थी जिसे वो छोड़ कर गया था। ये वो जीनिया भी नहीं थी जिसके लिए वो वापस आया था। ये वो जीनिया नहीं थी जिससे वो जानता था। अजनबियत की एक दीवार उन दोनों के दरमियान खाइल हो चुकी थी। सियाह जिसके लिए कश्ती चलाकर आया था वो उसके कदमों से ज़मीन खींच चुकी थी। उन दोनों के दरमियान कुछ आ गया था, शायद बदबख्ती। कुछ चीज़ें इंसान के बस में नहीं होती। कुछ मामलात उसके हाथ से यूं निकल जाते हैं जैसे हाथ से रेत। कैसम की इमारत में सीनिया हाकिम का पहला कदम ऐसा ही था, बेबस और लाचार। कैसम से किया वो मुआहदा उसे पाताल से खींचकर यहाँ लाता था। आज यहाँ आते हुए उससे कई बार सोचा था कि अगर अब्दुल्ला से उसका कोई कागजी मुआहदा होता तो जीनिया भी उसके गिरबान से पकड़कर कवातर ले आती। मगर ये लाया जाना भी भला आना हुआ। ऐसे आने पे खुशामदीद नहीं मातम होते हैं। अपने स्टूडियो में बैठते हुए वो पिछले माह खींची गई तस्वीर को बदतली से एडिट कर रही थी। स्टूडियो खाली था, बाकी सब अपना काम वक्त से पहले जमा करवा चुके थे और वो इस वक्त उस खाली स्टूडियो में काम करने पर मजबूर थी। गहरे नीले रंग की सिल्क शर्ट जिसकी पैन गले पर सफ़ेद मोती लगे थे, वो हमरंग दुपट्टा सर पे जमाए घने लंबे बालों को बीच की मांग निकालकर मजबूत चुटिया में खोदे वो 1 साल कबल वाली सीनिया हाकिम लग रही थी, अपने काम में मगन, सारी दुनिया से बेनियाज और उखड़। मोहन उसकी नज़र आदारी की तरफ उठी और फिर पलटना भूल गई। नेवी ब्लू 3 पीस में मलबूस मोबाइल कान से लगाए वो हंसते हुए किसी से कुछ कह रहा था। सामने से कुछ कहा था और उसने कैस गंभीर को अब मज़ीद दिल खोलकर हंसते हुए देखा। शीशे की रीलिंग के साथ खड़ा वो होशियारी से सामने वाले की बात सुन रहा था। वो बस अच्छा दिखता था, लेकिन वो यकीन से कह सकती थी जो औरत भी कैस गंभीर को देखती होगी उन्हें वो सिर्फ अच्छा नहीं लगा होगा। उसमें कोई कशिश थी कि वो अपने देखने वाली नज़रों को खुद से बांध दे। ये वो आदमी था जिसे देखने की चाह जीनिया ने कई बरस की थी। उसे लगा था वो वापस आ जाएगा तो एक बार फिर उसके शहर में लिपट ली जाएगी। लेकिन उसे हैरत हुई, बेतहाशा हैरत, जब अब्दुल्ला का असर उसके दिल से ख़त्म हुआ। हाँ, वो उसे देख रही थी मगर निगाहों में इश्तियाक नहीं था। वो हंस रहा था और उसकी हंसी सीनिया के दिल पर असर छोड़ने में नाकाम रही। उसका चेहरा, उसके नकूश, वो कदकाठ, उसे हिफ्स करना था मगर नहीं हुआ। ज़हन के पर्दों पे कोई और शख्स रकम हो चुका था। वो वहीं राहदारी में खड़ा था जब बेजार चेहरे वाला मेहदी भी उसके सामने आकर ठहरा। उससे केस को कॉल ख़त्म करने का इशारा किया। आम चेहरा, मामूली सी सहानियत, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था कि कोई लड़की केस गंभीर के सामने उसे देखती। मगर सीनिया देख रही थी। मोहब्बत अगर जाविये बदलती थी तो सुनहरी आंखों के जाविये बदल चुके थे। मेहदी अब उसे दुनिया का सबसे पुरकशिश मर्द लगता था। अब्दुल्ला एक सैराब था जिसके पीछे वो लंबा अरसा भागती रही और मेहदी गंभीर वो हकीकत था जिससे हाथ बढ़ाकर छूने से डर लगता था। मेरी ही वो ख्वाब था जिसके लिए उसे किसी जादुई छड़ी की ख्वाहिश की थी। उसकी नज़रों की तपिश से मेहदी ने गर्दन फेर कर देखा। शीशे के पार वो उसे तक रही थी। चेहरे पे कई मलमे चढ़ा रखे थे मगर मेहदी उन पर्दों के पार देख सकता था। 1 साल कबल गवादर के तहखाने में भी और 8 साल बाद कैसम के इस शाहाना ऑफिस में भी। तिकोन के तीसरे सिरे की नज़र भी बेख्तियार उसी तरफ उठी। उससे वो औरत नजर आई जिसका होना ही नेमत था। वो उसी तरफ देख रही थी। कैसे तस्वुर भी नहीं करना चाहता था कि उसके अलावा किसी को देख सकती है और वो किसी मेहदी गंभीर होगा। कहानियों को कई बार वक्त से पहले सच्चाई बता देनी चाहिए। उससे मोबाइल कान से उतारा और एक नज़र मेरी को देखा। मैं शाम को घर आकर बात करता हूँ। ये वीडियोस हर तरफ वायरल हो रही हैं और तुम मुझसे शाम में बात करोगे।
मेरी दबा दबा उड़ रहा हूँ। वीडियोस तुम्हारी हैं, मसला तुम्हारा है। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं जो तुम्हारा हर मसला फिक्स करता रहूं। वो जवाबन सडमेरी से बोला, फिर एक भी निगाह गलत उस पर डाले बगैर वो एक धड़ल्ले से स्टूडियो की तरफ बढ़ गया। मेरी उसे जाते हुए देखता रहा। नसें सीनिया से मिली तो बेरूही से निगाहें मुड़ गई। मेरी के लिए बेरूही नहीं थी, मगर आज दिल बहुत बुरी तरह दुखा था। गैस उससे करीब स्टूल खींच कर बैठ रहा था। मेरी ने अपने सारे जिस्म में तनाव सा महसूस किया। उसका लैपटॉप खट से बंद कर रहा था। मेरी के हाथ की मुठ्ठियां भींच गईं। वो उससे कुछ कह रहा था। बाहर खड़े उस मर्द के बेख्तियार जी में आया कि उसकी जुबान खींच ले। सीने ने जवाबन कुछ कहा और उससे ज़्यादा बर्दाश्त वो कर नहीं सका। अपनी कैफियत वो खुद भी समझने से कासिर था। लंबे लंबे टक भरता वो चला गया था। अंदर शीशे के उस स्टूडियो में वक्त की सुइयां चंद लम्हे पीछे करो तो गैस स्टूल खींचकर सीनिया की दाईं तरफ बैठा था। वेलकम। वो जवाब दिए बगैर लैपटॉप पे टाइप करती रही। उसके कलोन की खुशबू, उसका वजूद, सीनिया के दिल में इश्ताल उभरने लगा। अपने घर वालों को बताया तुमने? वो अब भी कुछ नहीं बोली। तुम ठीक हो? वो अपनी फिक्रमंदी से बोला, जवाब निदारद। कैसे खट से लैपटॉप की स्क्रीन गिरा दी। मुझे इग्नोर होना नहीं पसंद। वो नागवारी से बोला, आप मेरे ज़ाती मामलात में दखल दे रहे हैं और मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। और आपकी इत्तला क्लियर से मैं आपके हुक्म की गुलाम नहीं हूँ। वो बाजू सीने पे बांधे तुंदी से बोली, हम दोनों के दरमियान कुछ ज़ाती भी है। बिल्कुल है और बहुत कुछ है। बल्कि हमारे दरमियान ऐसा क्या मुख्तलिफ है। मैं सिर्फ कैसिम की एक फ़ोटोग्राफ़र हूँ। तुम मेरी सोलमेट हो। वो एक पल के लिए भी उसके चेहरे से निगाहें नहीं हटा सका। ये खुशफहमी आपको है, मुझे नहीं। सीनिया ने गर्दन फेर कर उसे देखा। उससे आंखें उसके चेहरे पे जी जमाए हुए थे। तुम एचआर गई थी ये शिकायत करने कि इस ऑफिस के मर्दों से तुम्हें मसाइल हैं। तुम्हें किससे मसला है? जीनिया अजीब अंदाज से मुस्कुराई, अंदर तक जैसे आग भड़क गई। तुम्हारी टीम भी तुम्हारे जैसी है। हालांकि मैंने उन्हें साफ साफ ये बताया कि मुझे कैस गंभीर के गिरगिट रहने से मसला है। उन्होंने तुम्हारा नाम नहीं लिया। कैस की रंगत एक लम्हे में सुर्ख हुई थी। गर्दन की नसें तक उभर आईं। उसका हाथ जैसे सीने की गर्दन तक जाते जाते रुका हो। मेरे मुतालिक आज तक किसी लड़की ने ऐसी कोई बकवास नहीं की। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? मारे गैस की उसकी आवाज़ सड़खड़ाने लगी। तुम किसी लड़की के साथ इस तरह स्टूल खींच कर बैठे हो। इस तरह किसी भी वर्कर की लैपटॉप बंद कर देते हो। इसी तरह किसी भी वर्कर से उसके ज़ाती मसाइल पूछते हो। तुम मुख्तलिफ हो, अहम हो मेरे लिए। वो सुर्ख होते चेहरे के साथ बेहद जब्त से बोला, क्यों हूँ मैं? नहीं रहना मुझे तुम्हारे लिए अहम। जो कुछ तुमने मेरे साथ किया है उसके बाद मुझे तुम्हारी शक्ल से भी नफरत है। तुमने मुझे सारे जहान में जलील किया। वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। अब्दुल्ला नहीं आएगा ज़ैनी, उसका इंतज़ार तर्क कर दो। जब भी तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जब मुझे लगा सब ठीक हो जाएगा, तब तुमने मुझे सबके सामने रुस्वा किया। वो तुम्हारे बाप को फ़ोन करके मना कर चुका है। वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें अज़ियत देना चाहता है। वो तुमसे तुम्हारे बाप का इंतकाम ले रहा है। मैंने तुम्हारे अलावा कभी किसी से उम्मीद नहीं लगाई। तुमने मुझे सारी ज़िंदगी के लिए डैमेज कर दिया। मैंने तुम्हारे अलावा किसी के लिए अपनी अना नहीं हारी। तुमने मुझे बेइज्जत किया। तुमने हर बार मेरे साथ यही किया। वो बुलंद आवाज़ से कहते हुए रुकी। फिर मैं तुम्हारे बगैर रहना सीख गई। तुमसे उम्मीदें ख़त्म कर दी। तुमसे तवक्कुआत हक कर दी। और अब तुम अब आए हो। तुम अब क्यों आए हो? वो थक कर दोबारा स्टूल पर बैठ गई। चेहरे पर रुंधा हुआ तासुर का रकम था। कैस सपाट चेहरे के साथ उसे देखता रहा। यानी इस ताल्लुक में इस हद तक आगे जाने वाला वो अकेला नहीं था। बस हो गया। अगर मजीद गालियां देने का या मुझे जलील करने का मूड है तो मेरे ऑफिस चलते हैं। वहाँ एक फ़ायदा है, आवाज़ बाहर नहीं जाएगी। वो तल्ख हुआ। जीनिया ने उसे नहीं देखा। अब्दुल्ला फिलहाल अजियत की उस इंतहा को नहीं पहुंचा था जहां वो थी। लाइल्मी उससे मुबारक हो। असाब इससे मुबारक। तुमने एचआर जाकर ये कहा कि मैं तुम्हें तंग करता हूँ? अब के वो काटदार अंदाज से बोला। जीनिया की आंखों में आंसू उमड़ आए। गैस पूरी तरह बेसार हुआ। अब अगर तुमने ये रोने वाला ड्रामा किया तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा। उंगली उठाकर वार्न किया। इज्जत जिस तरह औरत की होती है उसी तरह मर्द की भी होती है। अगर उस दिन मैंने तुम्हें जलील किया था तो आज तुम मुझे कर चुकी हो। बताओ कैसे हिसाब दोगी तुम? मेरी टीम के सामने मुझे रुस्वा करने का हिसाब कैसे दोगी? उसने हाथ जोर से मेज पर मारा। अंदर आते एक वर्कर सहम कर पीछे हुई और बगैर आसपास से कि वो बाहर निकल गई। बॉस गुस्से में थे। अपनी शामत कौन लाना चाहेगा? सीनिया ने हाली हाली आंखें उठाकर उसे देखा। उन आंखों में कुल था।
बगैर कुछ कहे उससे अपना लैपटॉप खोला और चंद बटन दबाकर स्क्रीन उसके सामने कर दी। वो कैसिम के किसी मुलाजिम की तरफ से भेजी गई ना सेवा ईमेल सी, ना महसूस अंदाज में कैस के हाथ की मुठ्ठियां भेज गई। आंखों में सुर्खी दौड़ गई। वो सीनियर हाकिम से इंतहाई ना सेवा मुतालबात कर रहा था। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम कहते हो ट्रॉमा इंसान की शख्सियत को बदल देता है। मुस्लिम इंसान वो नहीं रहता जो इमेज उससे बना रखी होती है। अपने किसी बॉस से हरास होना मुझे भी गुस्सा दिला गया था, और गुस्सा मुझे तुम पर भी था। अगर मैंने सिर्फ उस इंसान की शिकायत जमा करवाई जिससे मुझे शिकायत थी, असल इंसान वो होता है जिसे गुस्से पे काबू करना आता हो। तुम्हें गुस्सा काबू करना नहीं आता गैस। वो शल रह गया। इतने दिनों से खुद को जो तलाशी देता रहा था वो हाक हुए। तुम समेत यहाँ हर इंसान आइडियल जिंदगी नहीं गुजारा हो, लेकिन हर कोई तुम्हारी तरह सेडिस्ट नहीं है। तुम लोगों को सजाएं देते हो, तुम बुक्स पाल लेते हो, बेइज्जत करते हो और माफ नहीं करते, माफी नहीं मांगते। जख्मी अंदाज में कहते उसे पास रख के कागज पे चंद अल्फाज की सीधे भी गैस के आगे की रखा। मैंने अपनी दोस्त की खातिर कॉन्ट्रैक्ट की शर्त तोड़ी और मैं तुमसे उसके लिए माफी मांगती हूँ। कैसे कागज पे लिख के मौसरती अल्फाज पढ़े मलाल कह रहा हुआ। उससे किसी मौसर का ख्वाहिशमंद नहीं था। तुम्हें बुरा लगता है तो तुम इस अमर को यकीनी बनाते हो कि सबको वैसा महसूस करवाओ। तुम हर्ट हो तो तुम दूसरों को हर्ट करते हो। तुम कहते हो तुम उस वक्त गुस्से में थे, लेकिन इंसान का असल वही होता है जो वो गुस्से में जाहिर करता है। इस वक्त तुम्हें जैसे पता चला कि मैंने तुम्हारी शिकायत की, तुम फौरन से हिसाब लेकर आ गए। मेरी गलती, तुम्हारी गलती, और ये हो गया सब बराबर। तुम हर ताल्लुक में यही हिसाब किताब और कारोबार करते हो। वो उसे ये नहीं कह सकी कि अपने मंगेतर से भी वो यही हिसाब किताब करता रहा था। वो बोल रही थी और कैस बामुश्किल गर्दन उठाए हुए था, वरना यूं लगता था जैसे अभी ढलक कर गिरेगी। वो जितनी कोशिश करता था जीनिया को उससे शिकायत ना हो, हर दफ़ा उसकी हर कोशिश धरी की धरी रह जाती थी। तुम्हारी तरफ मेरे कई हिसाब निकलते हैं, काश मैं तुम्हें वो सब गिनवा सकती। उसे अब्दुल्ला की वजह से मौजूद गुफ्तगू बनना याद आया। उसे अब्दुल्ला की वजह से ताने याद आए। दिल की वो तकलीफ़ याद आई जो उसके ना आने पे होती थी। वो लम्हा याद आया जब उससे दिल के ना चाहते हुए बलाज को अपने निकाह में कबूल किया। बलाज की तंज, उसका हाथ उठाना याद आया। अब्दुल्ला की तरफ उसके वाकई कई हिसाब निकलते थे। कई लम्हे उन दोनों के दरमियान खामोशी रही। वो शायद नादम था, शायद नहीं। एक गलती तो खुदा भी माफ कर देता है। काफ़ी देर बाद वो धीरे से बोला, इसीलिए वो खुदा है और मैं इंसान। कुछ इंसान अपने बाप को भी माफ़ नहीं करते। उनमें सीनिया हाकिम सरफहरिस्त है। मेरी के दिए इस बाग पे उससे खुद को बदलने की कोशिश की थी, मगर वो कहानियों वाली कोशिश थी जिसमें जादू के जरिए शहजादी हसीन हो जाती है, मगर वक्ती तौर पर। यहाँ घड़ी ने 12 का कांटा बजाया, वहीं शहजादी अपनी असल हालत में आ जाती थी। हल के लिए शहजादी को जादू छोड़ जिदोजहद करनी होगी। मैं फिक्स कर रहा हूं ना, तुम्हारी अना इतनी ऊंची क्यों है? फिक्स क्यों कर रहे हो? तुम नादिम क्यों नहीं हो? फिक्स करते करते एक दिन तुम थक जाओगे और फिर फ्रस्ट्रेट होगे। मर्द की फ्रस्ट्रेशन बहुत बुरी साबित होती है। मेरा जितना नुकसान तुमने कर दिया था तुम कर चुके, अब खुद को बदलो। वो जैसे थक गई, बेजार हुई। तुम कैसम छोड़ रही हो? तुमने मुलाजमीन से कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के संगीन नताइज के बारे में मालूमात करवाई। जीनिया का लेक्चर उस पर हाँ असरअंदाज नहीं हो। वो एक बार अपने मतलब की बात पे आया। जीनिया गहरी सांस भर कर रह गई। छोड़ सकती होती तो छोड़ देती। कैसम हर किसी के लिए ख्वाबों की इमारत है, मगर मेरे लिए एक नाइटमेयर। उसे लफ्ज़ नाइटमेयर पे बेसाख्ता निगाहें उठाकर उसे देखा। इस इमारत में मुझे घुटन होती है, काश मैं इसे छोड़ सकती। वो बेबसी भरी हसरत से कहते हुए उठी, अपना सामान समेटा और बाहर निकल आई। गैस जल्द से अंदर बैठा रहा। क्या उसकी एक गलती वाकई उस पर इतनी भारी पड़ी थी? राहदारी में कदम उठाती लड़की सब कुछ भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश की थी। अब्दुल्ला एक बार फिर उसे तारीकियों में खींच लाया था। स्टीयरिंग व्हील पे उसके मजबूत हाथों की गिरफ्त सख्त थी। आंखों में सट सा तासुर था। उसके दिल में हर गुजरते लम्हे आग भरती जा रही थी। शनाया नामी अदाकारा से उसकी अच्छी दोस्ती रही थी। चंद माह कबल उसके बॉयफ्रेंड ने जब उसे छोड़ दिया, तब मेहदी उसका लाइफ कोच बना रहा। और आज सुबह किसी तगड़ी फॉलोइंग वाले पेज ने शनाया और उसकी कुछ तस्वीर पोस्ट कर दी थी। वो तस्वीर बज़ाहिर आम सी थी और दोनों किसी पार्क में वॉक कर रहे थे। शनाया किसी बात पे हंस रही थी और मेहदी उसे देख रहा था। अगली तस्वीर में वो मेहदी के दोनों हाथों में खाने पीने की कुछ अशिया थी और वो उसके जूते की लेसेस बांध रही थी।
तस्वीर वायरल हो रही थी, उसके डीएम्स बढ़ते जा रहे थे। एक बदनाम ज़माना अदाकारा के साथ उसका स्कैंडल उसे खबरों में इन कर रहा था, मगर मेरी को ही अपने करियर का धब्बा ही महसूस हुआ। मसला उस औरत का किरदार नहीं था, मसला झूठ था, मसला उसकी रेपुटेशन थी, और मसला सीनियर हाकिम थी। वो नाराज़ थी, और अगर वजह ये है तो इस वजह को ख़त्म करेगा। सड़कों पे अंधाधुंध गाड़ी भगाते हुए बिलाखिर वो एक पोश इलाके में दाखिल हुआ। भूरे रंग के एक बंगले के सामने गाड़ी रोकते हुए उससे एक नज़र अपना चेहरा बैक व्यू मिरर में देखा। उसकी आंखें एक बार फिर रंग बदल चुकी थीं। उसने गाड़ी एक तरफ लगाई, जेब थपथपा कर औजार की मौजूदगी चेक की। गार्ड ने हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी पुरतपाक अंदाज में उसका इस्तकबाल किया। वो सर के हमसे जवाब देता अंदर आया। पोर्श की दाईं तरफ लॉन था, और इस वक्त वो खाली था। मुलाजिम उसके लिए आगे बढ़ाए। वो ठहरा और संजीदगी से सवाल किया। इब्राहिम साहब कहाँ हैं? सर, आप ड्राइंग रूम में। कम सुनाई देता है। उससे मुलाजिम की बात काटी। मैंने पूछा इब्राहिम कहाँ है? अपने कमरे में। मेरी ने आंखों से उसे मजीद कहते रहने का इशारा किया। ऊपर सीढ़ियों से दाएं तरफ दूसरा कमरा। वो 2 कदम पीछे हुआ। मेरी आगे बढ़ा जब मुलाजिम दोबारा बोला। सर, उन्होंने कहा है वो किसी से मिलना नहीं चाहते। फिक्र मत करो, मैं किसी नहीं हूं। तुम्हारे सर के हिसाब से मैं उनका मुस्तकबिल का पहनी हुई हूं। बस खुशफहमी खत्म करके 5 मिनट में आ जाऊंगा। उससे हाथ से 5 उंगलियों का निशान बनाकर दिखाया, और जीने फलांगता हुआ ऊपर आया। सफ़ेद रंग के चिकने मार्बल पे एड़ियों के बल घूमकर उससे इतराफ का जायजा लिया, और दाएं तरफ दूसरे कमरे की जाने बढ़ा। दरवाज़ा नीम बांधा। मेरी ने धकेला तो खुलता ही चला गया। अंदर सिंगार में इसके सामने बाथरोब में मलबूस खड़ा वो शख्स बालों में कंघी चला रहा था। किसी को कमरे में दाखिल होते देख वो ठहर गया। गर्दन मोड़कर जो ही देखा, मेरी गंभीर अपने पूरे कद के साथ उसके सामने खड़ा था। इब्राहिम नामी मर्द, जिसकी उम्र कोई 30-35 के लगभग थी। उसकी रंगत वाज़े तौर पर फीकी पड़ी थी। ओ तुम कब आए मेहदी? वो संभल कर बोला। मेरी कड़ी नज़रों से उसे देख रहा था। आज सुबह आया हूँ, सोचा घर जाऊंगा, कुछ वक्त सुकून से गुजरेगा। लेकिन कुछ खबरें उड़ी हैं मेरी और तुम्हारी बहन के मुतल्लिक। उसे शायद फर्क ना पड़ता हो, लेकिन मुझे बहुत बुरा लग रहा है यार। आराम भी नहीं कर सका मैं। वो आगे आया और इब्राहिम के ऐन सामने आकर खड़ा हुआ। आंखों में ठंडक थी। कुछ दिन का शोर है यार, थम जाएगा, डोंट वरी। वो बेनियाजी से कहकर एक बार फिर शीशे की तरफ मुतवज्जो हो। मेरी साख पे असर पड़ रहा है। 2 माह कबल मैंने एक इंटरव्यू में कहा था, मैं अपने क्लाइंट्स के साथ ज़ाती ताल्लुकात नहीं रखता। उसके चेहरे पर हल्का सा अफसोस हो रहा। मेरा वो बयान भी वायरल हो रहा है, और ये सब मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अब सोशल मीडिया पे हमारा बस नहीं चलता ना यार। इजी रहो, कुछ नहीं होता। उससे कहते हुए मेज़ पे धरी परफ्यूम की शीशी उठाई। मेरी ने गर्दन पीछे फेंक कर एक लंबी गहरी सांस ली। शनाए के सोशल मीडिया तुम हैंडल करते हो ना? ऐसा करो कि उसकी तरफ से एक स्टेटमेंट जारी करो, जिसमें साफ साफ बताओ कि मेहदी कम्बीर शनाया हताब का सगा ना सही, लेकिन भाइयों जैसा है, और उन दोनों के दरमियान कोई ताल्लुक नहीं है। वो मतानत से बोला। सहूलत से हल पेश किया। तुम खुद क्यों नहीं कह देते हो? एक ही पैगाम ही तो है। वहाँ से रिठाई। चंद माह कबल तुम्हारी बहन का ब्रेकअप हुआ, और उस ब्रेकअप की वजह से आज तक वो मर्द पेश हो रहा है, क्योंकि हमारी आवाम को लगता है उससे छोड़े जाने की वजह उसका किरदार है। तुम चाहते हो तोपों की तमाम रुख मैं अपनी तरफ कर लूं? इब्राहिम उसकी तरफ मुड़ा। उसकी नज़रों में चैलेंज था। दुनिया का क्या है, वो तो कहती रहती है मुझे परवाह है दुनिया मेरे बारे में क्या कहती है, और इस दुनिया में एक औरत है, मुझे परवाह है वो मेरे बारे में क्या सोचती है। कौन औरत? उसकी भनवें सुखड़ी। मैं हर किसी को उसके बारे में बताना पसंद नहीं करता। वो आराम से बैठ के एक कोने पे जाकर टिक गया। इब्राहिम ने कंधे उचकाए, यूं जैसे उसे फर्क न पड़ता हूँ। उसकी बहन का नाम साफ रहे बस। तुम्हारी वजह से एक दिन के अंदर अंदर शनाया की रेपो बदल रही है। उसके लिए कॉल्स पे कॉल्स आने लगे हैं, उसके किरदार पे लगे धब्बे उतर रहे हैं। अगर वजह तुम हो तो क्या हुआ? क्या तुम किसी लड़की के लिए इतना भी नहीं कर सकते? मेरी अपनी जगह से उठा, छोटे छोटे कदम उठाता उससे करीब आकर रुका। चंद पल इब्राहिम की आंखों में दिखता रहा। फिर बर्क रफ्तारी से उससे घुमाया और शीशे से लगाया। बाथरोब से लटकता बेल्ट बिजली की सी तेजी से बाहर निकाला। इब्राहिम ने हरकत करने की कोशिश की। जब मेदी ने पूरी कुव्वत से उसकी कमर पे घुटना दे मारा, अगले ही लम्हे वो उसकी गर्दन में बेल्ट डालकर एक
मर्तबा फिर उसकी टांगों पर लात मारते हुए उसे घुटनों के बल बिठा चुका था। इब्राहिम को सांस लेने में जितनी दुश्वारी होती, मेहदी उसकी गर्दन पे जोर उतना ज़्यादा बढ़ाता जा रहा था। आंखों में बेरहमी थी। मुझे ज़रूर फ़र्क पड़ता अगर शनाया मेरी माँ, बहन या बेटी होती, लेकिन अफसोस वो नहीं है। ठंडे सफाक अंदाज में कहते हुए, गर्दन पे बेल्ट का जोर बढ़ाते हुए वो उसके कान के पास झुका। लेकिन खुशकिस्मती से मेरी एक बीवी है और वो मुझसे नाराज़ है। मेरी एक रेपुटेशन है जो तुम्हारी बहन की वजह से ख़राब हो रही है। मैं रेपुटेशन छोड़ सकता हूँ, लेकिन बीवी छोड़ने जैसी शय नहीं है। उससे एक बार फिर उसकी पूंछ पे 2 घुटने से सर मारी। जब वो बिल्कुल बेदम सा होकर फर्श पे गिरा, तब मेहदी गंभीर पंजों के बल उसके करीब बैठा। मैंने एक लंबा अरसा तुम्हारी बहन को वक्त और एनर्जी दी, सिर्फ इसलिए ताकि वो ज़िंदगी में कम बैक कर सके, इसलिए नहीं कि वो मेरी ज़िंदगी का क्लाइमैक्स लिखे। उससे जेब से गन निकाली और इब्राहिम की कनपट्टी पे रखी। फर्श पे पड़ा आदमी जहाँ था वहीं थम गया। उसकी आंखें खौफ से फैली। मुझे मेरी ज़िंदगी में मसाइल नहीं पसंद, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ शाम तक ये सारा शोर थम जाएगा, है ना? इब्राहिम ने कुछ जवाब नहीं दिया। खौफ ने जैसे उसके तमाम अज़ा मफलूज कर दिए थे। उसके हलक से कोई लफ्ज़ नहीं अदा हो पा रहा था। मुझे तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही इब्राहिम। उससे पिस्टल का जोर बढ़ाया, साथ उसे बालों से पकड़कर उसका चेहरा ऊंचा किया। वो दर्द से बिलबिलाने लगा था। मैं क्या कर सकता हूँ? शनाया से बात, प्लीज़ शनाया से। वो खकियाने लगा था। मेरी अपनी जगह से उठा और अपना बूट उसके नीम रुख नजर आते चेहरे पे रखा। शनाया मेरी माँ है जो मैं उसकी मिन्नतें करूं? जो करोगे वो तुम करोगे, क्योंकि उसका लाया पैसा तुम खाते रहे हो। उसे तुम मनाओगे और मुझे ये काम 2 घंटे के अंदर अंदर चाहिए, वरना अभी तुम मुझे अच्छी तरह से जानते नहीं हो। बूट की एक जोरदार ज़रब उसके चेहरे पे मारते हुए चंद पल रुक कर उसकी हैसियत देखता रहा। सुकून नहीं था जो रूह में उतरा था, मगर उसके चंद घंटों की फ्रस्ट्रेशन का बंधावा हुआ था। तुम शैतान हो मेहदी। वो खून थूकते हुए बोला। दरवाजे की तरफ जाते हुए इब्राहिम के लफ्ज़ों पे उससे पलट कर देखा। सिर्फ शैतानों के लिए, तैसे की वरना मेरी मासूमियत के बहुत चर्चे हैं। कमाल दर्जे की मासूमियत से कहते हुए वो दरवाजे से बाहर निकल गया। सीने उतरते हुए वो शनाया से टकराया। उसे देख आज अजब अंदाज से मुस्कुराई। मेहदी भी मुस्कुराया। जो कुछ हो रहा है वो मेरी वजह से हुआ है। आई एम सॉरी मेहदी। कोई बात नहीं, मैं हल निकाल चुका हूँ। ओह वाकई? क्या? उसके लहजे में इश्तियाक मस्नूई था। ऊपर इब्राहिम के कमरे में जाओ, वो तुम्हें बताएगा, और प्लीज़ उस पर अमल कर लेना, वरना मुझे मेरी एनर्जी दोबारा ज़ाया करनी पड़ेगी और मैं थोड़ा सुस्त हूँ। वो आखिरी सीने पे रुका, शनाया के कंधे पे हाथ रखा, हल्का सा दबाया और फिर आगे बढ़ गया। मुलाजिम जो उसके लिए ट्रे में जूस लेकर आ रहा था, मेहदी ने ग्लास उचक लिया। थोड़ी देर बाद अपनी गाड़ी की तरफ जाते हुए उससे शनाया की चीखों पुकार सुनी थी। तुम तुम इंसान हो या शैतान? ऐसे कौन मारता है? वो पूरी कुव्वत से घुरा रही थी। मेथी ने जूस का ग्लास मुंह से लगाया, तो खून में सारा जूस खटाखट पिया और ग्लास दूर उछाला। ये यकीनन मेरी बात नहीं हो रही, मैं तो बहुत मासूम हूँ। अगले चंद लम्हात में वो जा रहा था, ऐसे जैसे कभी वहां आया ही नहीं। वो आया था क्या? बख्तियार गंभीर के कमरे में मदम सिसकियां गूंज रही थीं। खिड़कियों पे तपेस पर्दे गिरे हुए थे, जिससे रोशनी का कोई गुजर बसर नहीं था। बत्तियां बुझी हुई। जो वाइद रोशनी थी वो उस लैंप की थी जो उनके पलंग की दाईं जानिब चल रहा था। अनीसा, तुम मुझे तकलीफ दे रही हो बच्चे। बख्तियार के लहजे में वाज़ेह तकलीफ थी। अब्बा मेरी शादी कर चुका है, उससे मुझे खुद बताया है। वो घर में नहीं बताएगा, और अगर मैंने बताया तो मुझे बर्बाद कर देगा। उससे पिछले 1 माह से की जाने वाली बात एक बार फिर बाप के सामने दोहराई। बख्तियार गहरी सांस भर कर रह गए। मेरा वीज़ा भी लग चुका है, फिर आखिर क्यों मैं इस जहन्नुम में रहूं? आप देखते हैं वो मेहदी और किस सब मीरा को अहमियत देते हैं, जैसे मैं कोई नहीं हूँ। हम वाकई कोई नहीं है अब्बा। कैस को हमसे फर्क नहीं पड़ता। अगर पड़ता तो आपके कहने पे मुझसे शादी कर लेता। उससे वहां चोट गई जिस जख्म में ताज़ा तकलीफ हलकोरे ले रही थी। तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? वो बेबस है। आप मेरे लिए फैसला लें बाबा। वो मुतवरम चेहरा उनके सीने से निकाल कर बोली। बख्तियार के दिल पे घोंसा पड़ा था। गैस मुझे बहुत महबूब है, तुम जानती हो, मैं उसके सामने बेबस हूँ। वो बेटी के आंसू साफ करते हुए मलाइमत से बोले। और मैं कौन हूँ अब्बा? मैं आपकी वाहिद औलाद हूँ। आप गैस में अपना बेटा देखते हैं, वो बेटा जो उस रोज उस हादसे में मर गया था। वो वापस नहीं आ सकता। गैस की सूरत हरगिज नहीं।
वो सालमाना हद तक साफ गोई से बोली, कैस सिर्फ और सिर्फ हमें इस्तेमाल करता रहा है। वो बस हमें अपना गुलाम बनाता रहा है। लेकिन अब उसे हमारी इफरादी हैसियत तस्लीम करनी होगी। महल का मजबूत सतून ये नहीं जानता था, ये कमज़ोर ड्यूढ़ी बोसीदा क्वार्टर, चौड़े दलान और मजबूत छत उससे मुनहरिफ हो चुके थे। आपने सारी ज़िंदगी मेरी हक तलफी की है अब्बा, मैं रोज़े महशर आपको माफ़ नहीं करूँगी। वो मज़ीद ऊंचा ऊंचा रोने लगी थी। बख्तियार किसी सोच के सिरे से उसका हाथ दबक रहे थे। कुछ रोज़ बाद तुलू होने वाली ताज़ा सुबह में जब गंभीर महल के पास ही नाश्ता कर रहे थे, वहीं एक फर्द बस सबके सामने बैठे कांटे और छुरियों के चलने की आवाज़ें सुन रहा था। मैंने एक फैसला किया है। नाश्ते से हाथ रोक कर बैठे बख्तियार ने कहना शुरू किया तो सब ठहर कर उन्हें देखने लगे। सवाई कैस की जो गोद में बैठी हेजल को चीज़ ऑमलेट के छोटे छोटे टुकड़े खिला रहा था। मीरा नाम की माँ थी। यहाँ हेजल का बाप और माँ कैस था। मैं अनीसा को लंदन भेज रहा हूँ। गलत फैसला है। पानी चाहिए? पहला जुमला बख्तियार से दूसरा हेजल को देखते हुए पूछा। औरतों को एक हद में रखना चाहिए। जितना डिजर्व करती हैं उतना देना चाहिए, वरना वो अपनी औकात भूल जाती हैं। और क्या है उर्दू की औकात? अनीसा चम्मच प्लेट में पटकते हुए बोली। कैसे हेजल की लब टिश्यू से थपथपाए। वही जिससे तुम इस वक्त बाहर निकल चुकी हो। उसका इशारा प्लेट में रखे चम्मच की जानिब था। यानी मर्द गुस्से का इजहार करे तो दुरुस्त, कोई औरत करे तो वो औकात से बाहर। दो मर्दों के बीच बात करके अपनी 1.5 गज लंबी जुबान के जोहर दिखाकर फिर बेकार का गुस्सा दिखाना, यह है औकात से बाहर जाना। उसने हेजल की नाश्ते से नसें उठाकर बख्तियार को देखा। ये तरबियत की है इसकी, इस तरह चलाएगी ये मेहदी का घर। चाय पीते हुए मेहदी को अच्छू लगा था। उससे बेयकीनी से कैस को देखा। हेजल ने भी सबसे गाहें उठाकर कैस को देखा। उसे देखकर वो मुस्कुराया। मैं अपनी बेटी को पढ़ने भेज रहा हूँ। वो फिलहाल किसी का घर चलाने में कोई दिलचस्पी नहीं रखती। बख्तियार एक एक लफ्ज़ पे जोर दिए हुए बोले। कैस से शेक का बड़ा सा ग्लास एक छोटे ग्लास में आधा उंडेला और हेजल की लबों से लगाया। वो जो मीरा और मेहदी के साथ हजार नखरे करती थी, खामोशी से शेक पीने लगी। मासूम कैस की मासूम भांजी। मुझसे मशवरा चाहिए तो साफ इनकार है, और अगर आप अपना फैसला सुना रहे हैं तो ठीक है, मगर फाइनेंसिस का क्या होगा? लंदन पैसा निकलता है। ये साफ इशारा था कि वो एक टके की मदद नहीं देगा। बख्तियार की आंखों में कुछ किरचियाँ से उभरी थीं। मेरी ने तादीबी नजरों से कैस को देखा। क्या मैंने भला कुछ कहा है? कैसे हम लॉस में जा रहा है? अभी कुछ दिन पहले गाड़ियों का करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। मैं इस घर के खर्चे बर्दाश्त कर सकता हूँ, अयाशियाँ नहीं। उस काजब से कोई पूछे बीकियों के मुनाफे का क्या बना? मैं अयाशी करने नहीं जा रही। अनीसा एक बार फिर बुलंद आवाज से बोली। हेजल ने सहम कर उसे देखा। कैसे नरमी से उससे जूस का गिलास लिया, फिर उसे गोद से नीचे उतारा। मेरे कमरे में जाओ और मेरा फ़ोन लेकर आओ। उसे हेजल को मन से सैड आया। वो सर हिलाते हुए चली गई। वो अब अनीसा की तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में शोला बाहर सदा सुर था। जिस तेज़ी से तुम्हारी ये ज़ुबान चल रही है, मुझे मजबूर करोगी कि मैं इसे काट कर फेंक दूँ, या फिर तुम्हारा वो हशर करूँ कि इस ज़ुबान को चलाने के लायक न रहो। उसका लहजा सख्त था। गैस आराम से। मेरी ने उसे टोका। अनीसा उठी और डाइनिंग हॉल से बाहर निकलती चली गई। कैस अब पूरी तवज्जो से बख्तियार की तरफ मुड़ा। मुझसे एक टके की उम्मीद मत रखिएगा। वो उसी लातलकी और दुरुस्ती से बोला। इसकी औकात नहीं है कि आप इसे मुल्क से बाहर भेजें। शादी करवाएं इसकी। मेरे अकाउंट में काफ़ी रकम है, वो आप ले लें। 1.5 साल आराम से निकल जाएंगे। मेरी रसान से बोला। वो तुम्हारे अपने हर्ज की रकम है। कल कल को तुम शादी करोगे, घर बनाना है, तुम खुद क्या करोगे? मीरा ने मदाखलत की। मैं देख लूँगा, पैसा बहुत है मेरे पास। तुम हातम ताई की कबर को लात मारना बंद करो। मकसूद नागवारी से बोले। बख्तियार ने यकदम खुद को अकेला होते महसूस किया। साथ गैस सही तो फिर कोई नहीं जिसे वो छोड़ दे। उसे फिजाएं भी सांस लेने नहीं देती। मैं उसका सारा खर्चा उठाने को तैयार हूँ, अगर आप उसे भेजने से पहले उसका और मेहदी का निकाह करवा दें। आफ्टर ऑल वो मेहदी की मंगेतर है। वो काफी देर बाद सोच कर कह रहा था। मुझे ये निकाह नहीं करना। किसी और के कहने से कबल मेहदी बोल उठा। उसे कुछ बहुत बुरी तरह खुला था। ना आज, ना कल और ना आइंदा आने वाले सालों में अनीसा से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। इस बात को तुम और बाकी सब समझ लें तो बहुत बेहतर होगा। वो उठकर चला गया। कैसे कंधे उचकाए। जाहिर है, ऐसी 4 गज की लंबी जुबान वाली लड़की से कौन शादी करेगा? जीनिया हकीम की जुबान के मुतल्लिक वो फिलहाल राय नहीं देना चाहता था। बख्तियार अपने फैसले पे मजीद अड़ गए। मकसूद के दिमाग में कुछ चल रहा था।
जबकि मीरा मेहदी की बेवकूफ़ियों पे पेचोताप खाती रह गई। कुछ देर बाद गाड़ी की तरफ जाते हुए ईजल ने जब उसे अब उसका फ़ोन ला कर दिया तो उस पर मकड़ी का जाला बन चुका था, लेकिन वो कमाल टिटाई और दीदा दलेरी से उसे गैस की तरफ बढ़ाए हुए थी। मेरे हाथ से गिरा और टूट गया। इसकी कंपनी ही ख़राब थी। कैसे फ़ोन हाथ में लिया और आईफ़ोन की उस सासा मॉडल को देखा जिसके लिए लोग कुर्ता बेचने के लिए तैयार थे। फिर ईजल को देखा और मुस्कुराया। तुम ठीक कहती हो, ये कंपनी ही खराब है, इस पे केस करवाएंगे। मैं यहाँ बैठ जाऊँ मिस हाकिम? हाथ में जूस का ग्लास लिए ठाट से तैयार, लहजे की बशाशत से दिलों में घर करते बराक हनीफ निहाय शाइस्तगी से सवाल कर रहा था। आंखों की चमक बता रही थी कोई नई शैतानी सोच दिमाग में आई थी। नहीं बैठेंगे तो मुझे बहुत खुशी हुई, और अगर बैठ गए तो मेरा मूड सख्त खराब हो जाएगा। लहजे का जहर वो थैले भर कर बाहर निकालती थी। हस्बे सूरत हर जगह इस्तेमाल कर लेती थी। मैं करीब से देखना चाहता हूँ किसी का मूड खराब कैसे होता है। वो कहते हुए कुर्सी खींच कर बैठा। भूल भटक कर उसकी नज़र दूर मेहमानों के साथ खड़ी शेसल तक गई। वो कामदार लिबास में अच्छे से तैयार इत्मीनान से अपने सामने खड़े लोगों से बात कर रही थी। आज उनकी कवाली नाइट थी। उससे मुड़कर जीनिया को देखा। वो हद से ज़्यादा बेजार नजर आती थी। बराक की तीसरी नज़र अब गैस की तरफ उठी थी, फिर दूसरे कोने पे खड़े मेहदी की तरफ। इस सुकून में कुछ था, कोई गैर आरामदेह सा जो बराक की शैतानी रूह को पुरसुकून किए देता था। मुझे आपसे कुछ जानना था। मैं खुद भी पता लगा सकता हूँ, लेकिन मैंने सोचा मैं आप जैसी मौत पर हाथों को स्टॉक करते हुए अच्छा नहीं लगूंगा। यानी आप मानते हैं कि यहाँ मौत पर सिर्फ मैं हूँ? वो सॉफ्ट ड्रिंक का ग्लास हाथ में घुमाते उसी अंदाज से बोली। बराक की मुस्कुराहट में कोई फर्क नहीं पड़ा। अब चूंकि आप बहुत मौत पर हैं, तो मुझ जैसे कदाकर को खाली हाथ लुटाते हुए अच्छी नहीं लगेगी। लिहाजा मुझे ये बताएं, मेरी गंभीर से आपका क्या ताल्लुक है? जीनिया की रंगत लम्हे के 1000वें हिस्से में तारीख पड़ी। उसे नासमझी से बराक को देखा। देखो जीनिया, कुछ तो है। मैं मोहब्बत को फिजाओं में सूंघ सकता हूँ, लेकिन अब मोहब्बत के साथ ट्रेजेडी की भी बू आ रही है। यकीन जानो, अगर ऐसा कुछ है तो मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं, वो तेजी से कहती उठी। बैठ जाए मिस हाकिम, मैंने आपको उठने की इजाज़त नहीं दी। उसका लहजा उस बराक का लहजा नहीं था जिसे वो जानती थी। वो बैठ गई, ना जाने किस एहसास के तहत। क्या है कि आजकल मेरी शादी की तैयारियां अरूज पे हैं, इसीलिए अगर मैं अपने तजस्सुस के चलते किसी काम के पीछे पड़ूंगा तो जब मुझे रिजल्ट मौसूल होंगे, सबसे पहली कॉल मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को करूंगा। उससे गर्दन घुमा कर गैस को देखूं। सीनियर ने गोद में रखी मुट्ठी भींच ली। यकीनन तुम ये नहीं चाहती होगी कि मैं तुम्हारे और अपने दूसरे बेस्ट फ्रेंड के राज इस तरह खोलूं, है ना? और मैं कैसे यकीन कर लूं कि मेरे बताने के बाद आप अपने बेस्ट फ्रेंड से ऐसी किसी बात का तस्करा नहीं करेंगे? है, ये तो है। मुझ पे यकीन नहीं किया जा सकता, लेकिन तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। साफ साई था। वो सीनियर की बेबसी से हाथ उठा रहा था। आपको क्या लगता है क्या हो सकता है? वो मेरी गंभीर को जितना खतरे से बचा रही थी, वो उससे इसी से खतरे की तरफ बढ़ रहा था। असल बेबसी यही थी, लेकिन हार का कोने में दबक कर बैठ जाना उससे नहीं सीखा था। मैं अपने शैतानी दिमाग को थोड़ी देर आराम देना चाहता हूँ, इसलिए तुम बताओ। बल्कि चाहो तो मैं तुम्हें ऑप्शन दे सकता हूँ। उससे जूस का खून भरा निगाहें उस पे जमाई और बंद मुट्ठी से एक उंगली बाहर निकाली। सिचुएशनशिप, रिलेशनशिप, इट्स कॉम्प्लिकेटेड। तुम्हारी या उसकी तरफ से वन साइडेड, या फिर कैसे बलाज भी मेरे शोर को मारा है, वो उसकी बात काट कर बोली। बराक उसके लिए तैयार नहीं था। उसकी मुस्कुराहट गायब हुई। जिस रात बलाज मर गया था उस रात कैसे मुझे कुछ टेक्स्ट भेजे थे। उस रोज के बाद से वो अपनी फेवरेट गाड़ी में नहीं आया। हालांकि बराक ने उससे कहा था उसी गाड़ी में ऑफिस जाएं। उफ कैस उफ। अगले दिन वो मुझसे कुछ कह रहा था और आपने उससे टोक दिया था, और उस हादसे के बाद मेरे साथ बहुत अच्छा हो गया था। या तो वो उस हादसे के बारे में जानता था, या फिर यह हादसा उससे किया। वो दोनों हाथ मेज पे रख के आगे को झुकी। या फिर ये कोई हादसा नहीं था? ये एक हादसा था, उसका कोई कसूर नहीं था। बराक सुख शेरी के साथ बोला। सीनिया के हाथ मेज की सतह पे साकित हुए। दिल में कुछ छन कर टूटा था। जहानत बात सफ़ा इम्तिहान ही होती है। उसे अब्दुल्ला के मुतालिक एक और सच नहीं जानना था। उसकी गाड़ी से एक हादसा हुआ था। वो तुम्हें सब बताना चाहता था, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। मैंने जो किया बिल्कुल दुरुस्त किया। वो तुम्हारा चेहरा जलाना चाहता था, मैंने तुम्हें बचाया है। तेज से बोलते हुए रुका। उसकी आंखों में सफाक सा तासुर था।
तुम्हें चाहिए कि तुम मेरी एहसानमंद रहो। यकीनन मुझे आपका एहसानमंद होना चाहिए, लेकिन मेरी भी एक आदत है, कोई भी जज्बा अकेले महसूस नहीं करती। मेरी भी एक बेस्ट फ्रेंड है। उससे पीछे को होते हुए शेसल को आवाज़ दी, वो उसकी तरफ मुड़ी, फिर उसी तरफ चलती आई। पराग हद तक से उससे तक रहा था। क्या हुआ? उससे करीब आकर पूछा। पराग चाहते हैं मैं उनकी एहसानमंद रहूं, क्यों ना हम दोनों इनके एहसानमंद रहें। वो आंखें पटपटाते मासूमियत से बोली, और ये किसी हादसे की बात भी कर रहे थे। बैठो ना, साथ बात करते हैं। उससे शेसल को कुर्सी की तरफ इशारा किया। बराग की गर्दन की नसें भड़कने लगी। शेसल के सामने वो बेबस था। कहो बराग, तुम क्या कह रहे थे? वो चंपी से कहती वहीं बैठ गई। मैं बस वैसे ही एक बात कर रहा था। तुम बताओ, डेकोर कैसा लगा? वो बदिक्कत मुस्कुराया। ठीक है, लेकिन इस डेकोर में एक गंभीर खानदान मिसफिट है। मैंने तुमसे कहा था ना, इनको मत बुलाना। हल्की से कहते उससे एक नजर सीनिया पे डाली, यूं जैसे तलाफी कर रही हूँ। सीनिया ने पल के झपका कर तसल्ली दी, फिर अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। वो घर के अंदरूनी हिस्से की तरफ जा रही थी और बराक उसे देख कर रही हूँ। वो अपनी सारी जिंदगी में ऐसी औरत से नहीं मिला था जिससे उसकी चालें उस पर उलटी हूँ। ये क्या थी जिससे बराक के शैतानी दिमाग को जामिद कर दिया था? घर के अंदर आकर उसे मालूम हुआ वो किस कदर डरी हुई थी। उसके हाथ बाकायदा कँपकपा रहे थे। बगैर किसी आईने में देखे हुए भी वो जानती थी उसकी रंगत खतरनाक हद तक सफ़ेद पड़ चुकी होगी। क्या क्या ऐसा उसके राज जल्द पहुंचने वाले थे? क्या वाकई वो एक डेड एंड के करीब थी? वो मरे मरे कदम उठाती सीनों की दाईं तरफ बने किचन की तरफ आई। आंखें सुर्ख पड़ रही थीं, जिसम से सांस निकल चुका था। वो कैसे खड़ी थी ये सिर्फ उसे पता था। स्लैब पे हाथ जमाए वो बेख्तियार चेहरा झुका गई। वो रो नहीं रही थी, लेकिन उसका दिल बेहद भारी हो रहा था। उसकी सारी जिस्म में लर्जिश थी। वो बहुत बुरी तरह खौफजदा थी। तुम ठीक हो? फिक्रमंद सी आवाज़ पे सीनियर ने स्लैब का सहारा छोड़ा। बराग ने तुम्हें क्या कहा है? वो आगे आया, जीनिया के लिए स्टूल रखा, फिर बाजू से पकड़कर उसे बिठाया। वो मजम्मत नहीं कर सकी, वो शल थी। मेरी हनूस फिक्र से उसे तक रहा था। फिर वो फ्रिज तक गया और पानी का ग्लास भरकर वापस आया। सीनिया सीने को मसल रही थी। मेहदी उसकी पुष्ट को सहलाने लगा। वो एकदम फिक्रमंद हो उठा था। ये मत करो यार। तुम मुझे मसला बताओ, मैं हल कर लूंगा। लेकिन ये जो तुम कर रही हो ये बस मुझे तकलीफ दे रहा है। वो पानी का ग्लास उसे थमाते हुए उसके सामने दूसरे स्टूल पर बैठा। कुछ हुआ है? कोई तुम्हें तंग कर रहा है? बलाज के घर वालों ने कुछ कहा है? मुझे तलाक चाहिए। वो आंसुओं को परे धकेलते बेधड़क अंदाज में कह रही थी। मेरी चंद लम्हों के लिए बिल्कुल खामोश हो गया। तुम बदल रही थी। मैं जब यहाँ से गया तुम मुख्तलिफ थी। हमारे दरमियान क्या आ गया है? वो तकलीफ में था, उसके चेहरे पे मलाल था। मुझे तलाक चाहिए, हमारे दरमियान यही तय हुआ था। ये सर मेरी, ये तलखी, ये आज मुश्किल थी। सामने बैठा मर्द सारे का सारा उसके दिल में घर कर चुका था। मुआहदे बदल भी सकते हैं। दुनिया में ऐसे लाखों करोड़ों जोड़े हैं जिन्होंने किसी मुफाद के तहत शादी की हो, लेकिन फिर उनके दरमियान चीज़ें बदल जाती हैं, जाविये बदल जाते हैं। वो इस औरत के पीछे क्यों जाता था ये उसे समझ नहीं आ रहा था। अनीसा उसकी बचपन की मंगेतर थी, मगर उससे हाथ छुड़वाया तो मेहदी ने छोड़ दिया। ये हाथ छुड़वा रही थी तो दिल दुख रहा था। आपको एक बार की कही हुई बात समझ में नहीं आती? मुझे आपके साथ नहीं रहना। बलाज मर चुका है और अब मैं आज़ाद हूँ। बलाज की मौत की खबर पे मेहदी के चेहरे पे कोई तासुर नहीं आया। वो शेसल के जरिए ये बात जान चुका था। आपको ये बात क्यों समझ नहीं आती कि आप सिर्फ और सिर्फ मेरे एक्सेप थे? मेरे लिए कोई अहमियत नहीं है आपकी। मेरी तरफ से भाड़ में जाए आप। मैं वही सीनिया हाकिम हूँ जिससे आप गौहातर में मिले थे। आपको लगता है मैं बदल सकती हूँ? वो पूरी तरह मुश्ताल थी। मेरी चुपचाप उसे देख रहा था। वजह जानने से वो कासिर था। तुम बदल रही थी, तरीका गलत था, लेकिन मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। तुमने अपने पैटर्न छोड़ दिए थे। तुम्हें किसने हर्ट किया है? तो अब दोबारा अपने पैटर्न अडॉप्ट कर लिए। बताएं क्या करेंगे आप? जान क्यों नहीं छोड़ देते मेरी? मुझे नहीं रहना आपके साथ। नहीं चाहिए मुझे आप मेरी जिंदगी में। उसकी आवाज़ बुलंद से बुलंद होती गई, चेहरा सुर्ख से सुर्ख। तुम क्यों इतनी ढीठ हो? मैं तुम्हारे लिए एफर्ट्स पे एफर्ट्स किए जा रहा हूँ और तुम्हें लगता है सारी दुनिया फजूल है, और अगर कोई अहम है तो सिर्फ तुम। वो भी जवाबन उतना ही तल्ख हो। लोग, ताल्लुक, मोहब्बतें, क्या सब कुछ छोड़ देना तुम्हारे लिए इतना आसान है? जीनिया ने उसे देखते हुए उसकी आंखों के सामने उंगलियों से 3 बार चुटकी बजाई। इतना आसान? बल्कि इससे भी ज्यादा आसान।
मेरी को उसके लहजे की लात ताल्लुक की खली थी। अगर तुम्हारे लिए किसी को छोड़ना इतना आसान है तो मेरे लिए छोड़े हुओं को भूलकर आगे बढ़ना आसान है। आज से तुम्हारी और मेरी राहें जुदा हैं। वो सीनिया की आंखों में देखकर बोला, मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगा, तुम आजाद हो। वो बात दिक्कत कह पा रहा था। उससे खौफ था उसके लहजे में लर्जिश शामिल हो जाएगी। तुम आज से मेरे लिए कोई नहीं हो। जीनिया बगैर कुछ कहे उसे देखती रही। वो चंद पल रुका फिर चला गया। कुछ लोग किस्मत ले जाते हैं, कुछ लोग धोखा दे जाते हैं, कुछ ज़माना ले जाता है और कुछ कुछ लोग इंसान अपने हाथों से गवा देता है। जीनिया हाकिम ने जो आज गवाया था वो उसका उम्र भर का खसारा था। वो धीरे धीरे स्टूल पर बैठती चली गई, दिल भारी, हाथ खाली और जिस्म शल। जिंदगी से जिंदगी रुखसत हुई थी।